नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ अराउंड टीवी। आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भारत तथा विदेश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम किए गए। कुछ लोगों ने रैलियों तथा उद्घाटन में भाग लिया तथा कुछ ने बाबा साहब को घर पे ही याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून तथा न्याय मंत्री थे। बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाने में अहम योगदान दिया तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्त्री पुरुष, गरीब अमीर सबको एक स्तर पर लाने का प्रयास किया। बाबा साहब को पूरे विश्व में बड़े आदर और सम्मान से याद किया जाता है तथा हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती लखनऊ में स्थित मायावती पार्क में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा काशीराम को पुष्प अर्पित किए तथा श्रद्धांजलि दी। इसी प्रकार अन्य पार्टियों द्वारा भी अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम किया गया। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद भवन में पहुंचे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य नेताओं ने बाबा साहब को माला तथा पुष्प अर्पित किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए तथा बोधि धर्मन को नमन किया। इसके उपलक्ष्य में सरकार ने 14 पूर्व प्रधानमंत्री की गैलरी का आवंटन किया तथा इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सरकारी स्कूलों का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा। तक था स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, और अब ये हो गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज यहाँ पे आए हुए आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी, और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है,
आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका सपना था, उन्होंने खुद अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल की और उनका सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा तो हमारे देश के बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी देश तरक्की कर सकता है। आज़ाद समाज पार्टी तथा भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी आगरा में अंबेडकर जयंती मनाई तथा उनके ऊपर स्पीच दी। पुष्प चढ़ाए, हम लोगों ने अच्छे अच्छे भाषण दिए और हम लोग घर चले गए, इससे कुछ नहीं बदलेगा। हमें महापुरुषों के अगर विचारधारा पे जब तक हम लोग नहीं चलेंगे, महापुरुषों के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे, तब तक उनकी जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं बैठता। मैं तो धन्यवाद देता हूं आगरा के लोगों का। बाबा साहब तो आगरा की धरती पे रोए भी थे और यहां से पूरी दुनिया में रहने वाले अपने अनुयायियों को संदेश भी देके गए। लेकिन मैं भी पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा था कि भीमनगरी जाने का मुझे मौका मिले और इस बार मैंने आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील चित्तौड़ जी से कहा कि चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितने दिन लग जाए भीमनगरी में, मैं इस बार सारे काम छोड़ के भीमनगरी रहूंगा, आगरा ही रहूंगा। साथियों, मैं देखना चाहता कि पूरी भारत में इसकी चर्चा है कि आगरा में भीमनगरी का प्रोग्राम होता है और भीमनगरी के जो अवसर है उत्सव को इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं। मैं तो जानता हूं कि आगरा आपकी राजधानी, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के दिल में एक इच्छा होती है कि भाई वो भी, उसको भी मौका मिले। मुझे आपने मौका दिया, फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूं, हालात बहुत अच्छे नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने, नौजवान साथी मेरी बात पे गौर करें, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूं। किताबों को पढ़िए, ज्ञान लीजिए। इसलिए वो लगातार शिक्षा पे जोर देते रहे। लेकिन मैं यहां बैठे हर शख्स से पूछना चाहता हूं, अगर हम बाबा साहब के सच्चे न्याय, तो क्या हमने बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते में जाके बाबा साहब ने जो लिटरेचर दिया उसको पढ़ने का काम किया? हमारा जो इतिहास है उसको क्या हमने पढ़ने का, जानने का काम किया? और जो नौजवान साथियां बैठे जिनको रीढ़ की हड्डी बनना है इस आंदोलन की, जिनको बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना है, मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे अपने महापुरुषों के सपने के लिए, तब तक ये गुलामी की जिंदगी आपके जीवन से कटने वाली नहीं है। मेरी बात को याद रखना। मैं ये भी मुझे इस बात पे भी हंसी आती है कि मेरा समाज दुख पे भी हंसता है और खुशी पे तो वो उसको मौका मिल ही जाता हंसने का। वो इस बात पे भी हंसता है कि जब मैं बहुत दुख की बात बताता हूँ वो तब भी हंसता है, और अगर कहीं मैं कोई खुशी की बात बता दूं वो उसमें भी हंसता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जमाने में बैठे हुए वो लोग जो चाहते हैं कि आपके चेहरों में हंसी ना आए, वो आपके ऊपर रोज हंसते हैं, लेकिन उनकी हंसी आपको दिखाई नहीं देती,
क्योंकि आपके और उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप। जब तक आपको उनकी हंसी नहीं दिखाई देगी, वो जो आपको अपमानित करने के तरीके ढूंढते वो आपको नहीं दिखाई देंगे, तब तक उन तरीकों को आप बदल भी नहीं पाओगे। अभी बहुत सीनियर मेंबर प्रकाश सिंह भारती जी, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना। उन्होंने कहा, वो बार बार जिक्र कर रहे थे कारवा का। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने यहां की धरती से कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान कठिनाइयां सह के इस कारवा को यहां तक लाया। अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो मेरे बच्चों इसको पीछे मत जाने दें। ये यहां बाबा साहब ने धरती पे कहा। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि एक इजराइल में एक पैगंबर हुए, पैगंबर मोसेस, वो यही काम करते थे इजराइल में कि जो शोषित वंचित वर्ग है उन लोगों को जगाने का, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का, उनको इकट्ठा करने का काम करते थे। जब पैगंबर मोसेस चले गए, उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने 10 साल के अंदर अपने महापुरुष का, अपने पैगंबर का सपना पूरा करके दिखा, गुलामी की बेड़ियां काट दी। मैं कहता हूं कि लंबे समय से समय पे महापुरुष आए और आपको सिखाते रहे, समझाते रहे। अगर हम उनका सच्चा खून है तो बताओ तुम्हारी गुलामी अब तक क्यों नहीं कटी? कौन जिम्मेदार है, वो महापुरुष या हम लोग जो सुबह शाम या 14 अप्रैल या 15 मार्च को जागते हैं और जाग के 2 दिन के बाद फिर सो जाते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब के आगे माले चढ़ाते हैं, एक दिन के लिए अपना घर सजाते हैं और फिर पूरे 1 साल उनके सपने को कुचलने का काम करते हैं। उन्होंने जो वोट का अधिकार हमें दिया, अपनी ताकत बनाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, उसको चंद सिक्कों में तोलने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं। बताइए, हम उनके सच्चे अनुयायी हैं या हम उनको धोखा देने वाले लोग? एक बार हमें आकलन करना पड़ेगा। मैं एक कहानी आपके सामने रख रहा हूं और पुराने लोग जो मिशन से जुड़े हुए हैं वो इस कहानी को जानते हैं। हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम इस कहानी को कैडर में बताया करते थे। वो कहानी इसलिए रखनी पड़ेगी कि वो कहानी बाबा साहब ने भी सुनाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी सुनाई, साहब जी महाराज ने भी सुनाई, मान्यवर साहब श्री काशीराम ने भी सुनाई, लेकिन मेरे समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वो रोज रोज रटाते रहे तो ये लोग रटते रहे, और जिस दिन वो चले गए, इन्होंने उस कहानी को सुनना, बोलना, कहना बंद कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी सीखेगी कहां से? ये कहानी आपको सीख देगी और ये कहानी आपको एहसास कराएगी कि मैं भाषण नहीं, अपना दर्द आपसे बयां करने के लिए आया हूं कि अगर आपको हाथम में अन्याय पे आपको दर्द नहीं होता है तो फिर आपको समाज की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गया था अभी पाली, राजस्थान में, आप सब लोगों ने देखा होगा, और जो मैंने राजस्थान में जाके देखा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो दर्द से चिल्ला ना रहा हो। जब मैंने जितेंद्र मेघवाल के परिवार से अपनी 4 बहनों को सुना, उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं आपसे बयां कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, इस गांव में हम राजपुरोहितों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते। अगर हम चप्पल पहन के जाते हैं तो उनके समाज के लोग हमें बेइज्जत करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, तमाम तरह की अपमानित बातें कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आज भी हम अच्छे कपड़े पहन कर वहां से नहीं गुजर सकते, मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं गुजर सकते, आज भी हम मूछे नहीं रख सकते, आज भी हम घोड़ी पे चढ़ के नहीं जा सकते। तो मैं आगरा में खड़े होकर कहूं कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो ये मजाक है। क्योंकि जितेंद्र मेघवाल का परिवार भी मेरा है और ये जो परिवार यहाँ बैठा ये भी मेरा है, जो इस मंच पे बैठा ये भी मेरा है। और अगर पूरे देश के किसी कोने में, अगर कोई गरीब है, शोषित है, सताया गया है, उसके अधिकार छीने गए हैं, तो मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ये सिखा के गए कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। मैंने जब उन 4 बहनों को सुना
मेरा कलेजा ठंडी हो गया और मैंने ये वादा किया वहां कि 1 साल के अंदर राजस्थान से इस अन्याय को हम लोग इस गुलामी को काट देंगे, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं इस बात की गहराई को यहां समझता हूं। वो जो कहानी मैं आपसे बताने वाला हूं, उस कहानी पे गौर करना, स्पेशली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जुड़े लोग गौर करना कि मिशन जो है वो चापलूसी से नहीं चलता है, मिशन कुर्बानी से चलता है, मिशन त्याग से चलता है, मिशन बलिदान से चलता है, मिशन समर्पण से चलता है, मिशन हाथ पकड़ने से चलता है और मिशन समाज को देने के लिए होता है, ना कि समाज को लूटने के लिए। एक जंगल था, एक जंगल जो बहुत हरा भरा था, तमाम तरह के जानवर उसमें रहते थे। उसके अंदर एक झील थी, बड़ी अच्छी झील, मीठे पानी की झील। हम तो वो लोग हैं जिनको पानी पीने का अधिकार भी जो है वो लड़ने से मिला, उसके लिए भी लाठियां खानी पड़ी। आज तो बिस्लेरी का पानी दिया आपने मुझे यहाँ पीने का, लेकिन हमारे रहबरों ने इसके लिए भी लड़ाई लड़ी। तो उस झील में पूरे जंगल के जानवर आके पानी पीते थे। एक दिन ऐसा आया कि सूखा पड़ने लगा, धीरे धीरे जंगल सूखने लगा। जब जंगल सूखने लगा तो झील भी धीरे धीरे सूखने लगी। और फिर एक दिन आया कि पूरी झील सूख गई, पूरा जंगल सूख गया। उस जंगल में रहने वाले जानवर इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो उनमें चर्चा हुई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई अब इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई हमारा जंगल से क्या लेना देना, हमें तो अपने जीवन की परवाह करनी है, तो हम इस जंगल से कहीं निकल जाते हैं। पता नहीं कब बारिश आएगी, कब ये जंगल हरा भरा होगा, कब झील भरेगी। उसी जंगल में एक तोता भी था, तोते का भी नंबर आया। तोते ने कहा कि भाई मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, मैदान छोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई तरकीब निकाल के अपने जीवन को सुरक्षित करने का और इस जंगल को हरा भरा करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। सब लोगों में चर्चा हुई कि उस जंगल में ही एक पवित्र जगह थी। जैसे ये आगरा की धरती है ना, ये टेढ़ी बगिया जो एक पवित्र जगह है, ये जो अम्बेडकर पार्क या वो जो जगह, वो जो जहां बुद्ध विहार है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए थे, जहां उनकी अस्थियां रखी हुई है, चक्की पाट वाला जो है, ऐसी एक पवित्र जगह थी। तो पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए और उस पवित्र जगह पे चले गए और वहां जाके उस पवित्र जगह से उसके आसपास बैठ के चर्चा करने लगे कि जंगल हरा भरा कैसे। जब चर्चा करने लगे और कई दिन बीत गए तो उस पवित्र जगह से एक आवाज आई और उस आवाज से जो आवाज थी उसने कुछ कहा और उस आवाज ने कहा कि जंगल हरा भरा हो जाएगा, झील भी भर जाएगी, लेकिन उसके लिए इस दीवार के पिछली तरफ कुछ गुलाब के सफेद फूल हैं, उनको आपको खून से लाल करना पड़ेगा। मेरी बात पे गौर करना, जंगल हरा भरा हो जाएगा, झील भी भर जाएगी, लेकिन इस दीवार के पिछली तरफ कुछ सफेद फूल है जिनको आपको अपने खून से लाल करना है। अब चर्चा शुरू हुई। किसी ने कहा अगर खून भी दे दिया ना जंगल हरा भरा हुआ तो। किसी ने कहा कि भाई कौन देगा खून, हमें तो वैसे ही अपनी जान बचानी भारी हो, तो इधर खून भी दे दिया तो। कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तोते का नंबर आया। तोते ने कहा भाई एक काम करते हैं, एक एक बूंद खून की सब लोग देते हैं।
ना किसी की जान जाएगी और ये सबके खून से ये फूल भी लाल हो जाएंगे। तोते की बात को सब लोगों ने नकार दिया और सब लोगों ने तय किया कि हम जंगल छोड़ के जाएंगे, किसी और जंगल में जाएंगे। सब लोग जंगल छोड़ के जंगल से बाहर चले गए और जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई, पूरा जंगल हरा भरा हुआ और झील भी भर गई। सभी जानवरों में चर्चा बन गई कि यार देखना कोई हम में से कम तो नहीं है। जब गिनती हुई तो तोता कम निकला। सारे जानवर इकट्ठे होकर उस जगह की तरफ दौड़ पड़े, ये देखने के लिए कहीं फूल लाल तो नहीं हो गए। और जब पूरा समूह बनके उस जगह पे पहुंचा जहां पे सफेद फूल थे, तो उन्होंने देखा कि भाई एक फूल जो है वो लाल था। क्योंकि तोते में जितनी हिम्मत थी, तोते ने अपनी गर्दन यहां से अलग की और उस फूल के ऊपर लेट गया। वो जितना उसके अंदर खून था, उस खून की बदौलत वो एक फूल लाल हो पाया और उस एक फूल के लाल होने से वो पूरा जंगल हरा भरा हो गया और झील फिर भर गई। तो जब वो सारा समूह वहां पहुंचा, अब मेरी बात पे गौर करना, आज के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। श्याम प्रकाश जी, आज के हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि एक ने कहा कि भाई तोते ने बहुत बहादुरी का काम किया है, मैं इनके सम्मान में कविता लिखूंगा। एक ने कहा भाई मैं तो तोते ने बहुत बलिदान का काम किया है, मैं इनकी समाधि बनाऊंगा। तीसरे ने कहा भाई तोते ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इनकी मूर्ति लगाऊंगा। एक कहने लगा कि भाई तोते का बलिदान भूला नहीं जा सकता, मैं भंडारा कराया करूंगा। एक ने कहा ये तारीख याद रहेगी, हम इस तोते की जो है परिनिर्वाण दिवस मनाया करेंगे। और सबके सब जो है अपनी बात को इस तरह कहते गए। मैं इस कहानी के सार पे आता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना करे कुछ मिल जाएगा, बिना त्याग करे बलिदान के संघर्ष के कुछ मिल जाएगा, तो ये बस आपकी काल्पनिक सोच है। इतिहास गवाह है, हमने हर चीज लड़ के ली है और हमारा हौसला पहाड़ से भी ज्यादा बुलंद है, हमारा हौसला समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। आप 14 अप्रैल को मूर्ति पे माला चढ़ाने से अच्छा अगर महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलोगे। तोते पहले भी आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के रूप में, साहू जी महाराज के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, मान्यवर साहब काशीराम के रूप में। लेकिन हमारे समाज के लोग तोते की बात नहीं मानते, वो तो तोते की मौत का इंतजार करते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदार से कह रहा हूं, अभी हमारे सीनियर साथी हैं, मैं तो बहुत छोटा उम्र में आपसे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे उम्र में, लेकिन मेरे इरादे बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए आरएसएस और खालसा से भी ज्यादा बुलंद है। अगर वो एक जैसे हमारे सीनियर साथियों ने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मैं आगरा की इस पवित्र धरती पे 13 तारीख के दिन रात को 11 बजे यह ऐलान करता हूं कि अगर उन्होंने संविधान की तरफ आग उठाकर के देखी, इसके परिणाम आरएसएस और भाजपा के लिए इतने हानिकारक होंगे कि दुनिया के इतिहास में कभी ऐसे हानिकारक परिणाम नहीं होंगे। आप मन छोटा मत कीजिए, आप दिल छोटा मत कीजिए। इतिहास गवाह है, हमने बलिदान दिया लेकिन झुकना नहीं सीखा। आरएसएस और भाजपा के इस सपने को भी जमीन दर्ज करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को भी पूरा करेंगे। इस देश में दोबारा से मूल निवासियों का, बहुजनों का राज आएगा और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, जो बलिदान देना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार। मैं फिर कह रहा हूं, जोश के साथ होश की भी जरूरत है। साथियों,
तोता फिर आज आपसे कुछ कह रहा है। लड़ाई सेवक से शासक बनने की जंग है ये, और मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे मौका नहीं देखेंगे तो मेरा हुनर कैसे देखेंगे? अगर आप मुझे अवसर नहीं देखेंगे तो मुझे लड़ता हुआ कैसे देखेंगे? मैं आज 13 अप्रैल की रात में जहां आप बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, मैं अपना खून होने के नाते, इस समाज का बेटा होने के नाते, एक गरीब परिवार से संघर्ष की लड़ाई को जो लड़ने के लिए आना मेरी इच्छा थी और मैं आया हूं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि हालात सामान्य नहीं, इन हालातों में हमें एक दूसरे की जरूरत है, इन हालातों में हमें एकजुट होने की जरूरत है, इन हालातों में हमें अपनी ताकत बनाने की जरूरत है, और इन हालातों में हमें दुश्मन को संदेश देने की जरूरत है कि वो अपनी औकात में रहे। वो ये ना भूले कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, ये मानवतावादी सोच का देश है। वो अपने गलत इरादों को भूल जाए। हमें मान सम्मान का जीवन जीने का अवसर अगर कहीं से मिला है तो संविधान से मिला है। हम जानवरों जैसा जीवन जीते थे, आज हमें समान अवसर मिले हैं। क्या आप चाहते हैं समान अवसर खत्म हो जाए? आज जो माहौल बना के इस देश के मुसलमानों के प्रति जो नफरत की आंधी चलाई जा रही है, जो माहौल खराब किया जा रहा है, मैं फिर यहां से कह रहा हूं, आगरा की धरती से बाबा साहब अम्बेडकर का खून होने के नाते उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको पहले भी दोहराया, कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी है। मैं फिर यहां से भी कह रहा हूं धरती से इस देश के मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए कि वो घबराए ना, वो कमजोर न माने। पूरा अम्बेडकर वादी उनके साथ खड़ा है। इस सरकार की दरार दरे भी हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप मेरी जिंदाबाद करने के बजाय मुझे लड़ने की ताकत दीजिए और अपने हौसले बुलंद रखिए। इस देश में संविधान है, और जब तक संविधान है कोई आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो करेगा संविधान के अनुसार जो उसको सजा वो मिलेगी। मेरा एकमात्र लक्ष्य ये है, बहुत सारे तोते आएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। मुझे मेरी जिम्मेदारी समझ आ गई, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जीते जी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पे जो दिल्ली में रखी हुई है, जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय साहब काशीराम साहब का, वो जो अधूरा, मैं एक बार अपने जीवन में जीते जी इस दिल्ली की गद्दी पे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को देखना चाहता हूं। मैं यही बताने के लिए आपको यहां आया। मैं जीती जिंदगी खुली आंखों से जो सपना हमने देखा है कि बाबा साहब ने जो रोते हुए कहा था आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं बाबा साहब का जो अधूरा सपना है, आप सबके सामने इस बात की गवाही दे रहा हूं कि उस सपने को पूरा करने के लिए अपने लहू का एक कतरा जो है इस आंदोलन में समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी लंबी हो और कितनी कठिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एकमात्र सपना यही है कि बहुत दिन हो गए इन शोषितों को आंसू बहाते, इन शोषितों को रोते चिल्लाते, लेकिन इनके आंसू किसी ने नहीं पूछे। अब इन शोषितोों को अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब इनको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अब इनको ताकतवर बनना पड़ेगा, अब इनको अपने इस देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, तब जाके इस देश में भाईचारा कायम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से सम्मानित साथियों का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों साथियों का, यहाँ की सभा के जो आज के अध्यक्ष हैं उनका, यहाँ उपस्थित हमारी तमाम बहनों का, माताओं का, बच्चियों का, नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ। और आपसे अपील करता हूँ कि समय बहुत कम है, थोड़ा जोर लगा दो
कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। और 14 अप्रैल की बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सबका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे न्यूज़ अराउंड टीवी।